नमस्कार साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी लोगों को आज मैं जीएस का पेपर जो 2015 में हुआ था, 25/9/2016 को हुआ था। 25/9/2016 को हुआ था। ये आपके सामने लिखा हुआ है 25/9/2016 को। ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा है। ये जीएस का पेपर है जो 30, अब तो 40 नंबर का आता है, लेकिन उस समय ये 30 नंबर का आता था। तो ये पेपर मैं आपको आज हल करवाऊंगा। आप लोग देखें कहाँ कहाँ से प्रश्न आया है, कैसे कैसे प्रश्न आए हैं। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि इनमें जो करंट अफेयर्स का प्रश्न आया था उस समय का 2016 का, वो प्रश्न आपको छोड़वा दूंगा। क्यों? क्योंकि करंट अफेयर्स आपको नया 2021 का पढ़ना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं साथियों। व्याख्या सहित ये है, इसलिए आप लोगों के लिए आसानी है। तो इस पेपर को मैं आपको हल करवाना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ। तो देखिए, जैसा कि पहला पेपर ये करंट का है 2016-17 में, जो उस समय का था वो है। दूसरे पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है साथियों, भारत में छठी आर्थिक जनगणना किस वर्ष में पूर्ण हुई? देखिए, भारत में छठी आर्थिक जनगणना किस वर्ष पूर्ण हुई? तो इसमें ऑप्शन में दिया गया है 2009-10, बी है 2010-11, सी है 2012-13 और डी है 2013-14। तो इस प्रश्न का उत्तर डी हो जाएगा 2013-14। इस प्रश्न की व्याख्या भी है। देखिए, आर्थिक जनगणना के आंकड़े भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं। ये चीज़ें आप ध्यान रखिए। पूछ सकता है कि आर्थिक गणना के आंकड़े किस मंत्रालय द्वारा जारी किए जा सकते हैं। तो इसमें लिखा है भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं। देश के सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में छठी आर्थिक जनगणना जनवरी 2013 से अप्रैल 2014 के दौरान की गई थी। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया, व्याख्या सहित मिल गया। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। तीसरा सवाल ये भी करंट अफेयर्स का है, 2016 के करंट अफेयर्स का। इसको भी छोड़ते हैं। तो करंट अफेयर्स का योगदान तो आप में रहेगा ही, आपको तैयार करना होगा 2021 का करंट अफेयर्स। कम से कम 6 महीने या 8 महीने तक का करंट अफेयर्स आप लोगों को तैयार करना होगा, और मैं आपको तैयार करवाऊंगा। तो करंट अफेयर्स के लिए समय है साथियों, हम लोग लास्ट में देख लेंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारत के रेल बजट 2016 में घोषित की गई, ये भी करंट अफेयर्स का ही प्रश्न है साथियों। इसको भी छोड़ते हैं। 3-4 प्रश्न करंट अफेयर्स के मिल गए आपको। अगले पे चलते हैं, पांचवें पे। पांचवा देखिए, निम्नलिखित में से किस देश की संसद विश्व की पहली पूर्णतः और सौर ऊर्जा संचालित संसद हुई? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है साथियों पाकिस्तान होगा। पाकिस्तान देश की संसद विश्व की पहली पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित संसद हुई। अच्छा, इसकी व्याख्या भी है। देखिए, पाकिस्तान की संसद सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली दुनिया की पहली इमारत बन गई है। ये भी करंट अफेयर्स का ही प्रश्न है, लेकिन पढ़ लेते हैं। इस्लामाबाद स्थित संसद भवन में चीन के सहयोग से सोलर पैनल का काम पूरा किया गया। पाकिस्तान के संसद का सौर ऊर्जा संयंत्र 80 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। संसद के लिए 62 मेगावाट बिजली की आवश्यकता है। शेष 18 मेगावाट बिजली राष्ट्रीय ग्रिड को दी जाएगी। इजराइल की संसद नेसेट भी आंशिक रूप से सौर ऊर्जा से संचालित है। करंट का ही प्रश्न है, लेकिन हमने इसको पढ़ लिया है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। 5 क्वेश्चन मिल चुके हमको करंट अफेयर्स के। छठवां देखिए, ये भी करंट अफेयर्स का ही प्रश्न है, इसको छोड़ते हैं। आगे चलते हैं 7वें पे। निम्नलिखित में से आम की किस प्रजाति को भारत से निर्यात के लिए सर्वाधिक प्राथमिकता दी जाती है? ये क्वेश्चन आपको तैयार करना चाहिए। निम्नलिखित में से आम की आम से संबंधित जो है हर बार क्वेश्चन आते रहते हैं, कई परीक्षाओं में हमने देखा है। तो निम्नलिखित में से आम की किस प्रजाति को भारत से निर्यात के लिए सर्वाधिक प्राथमिकता दी जाती है? तो इसका ऑप्शन है पहला लंगड़ा, बी चौसा, सी अल्फांसो और डी फजली। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि अल्फांसो आम जो है
भारत का निर्यात के लिए हमेशा इसको प्राथमिकता दी जाती है। इसकी व्याख्या है, देखिए, अल्फांसो भारत का सबसे खास किस्म का आम है। इसके अन्य नाम हैं हापुस एवं आपुस। महाराष्ट्र में इसी को हापुस कहा जाता है और कर्नाटक में इसी को आपुस कहा जाता है। अल्फांसो आम का सर्वाधिक निर्यात किया जाता है, लिखा हुआ है। तो आपको पहले क्वेश्चन से लेकर के और 7वें क्वेश्चन तक 5 करंट अफेयर्स मिले हैं साथियों। आगे दूसरे पेज पे चल के देखते हैं कि करंट अफेयर्स कितना है। तो ये दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा पेज है, मतलब दूसरे पेज पे 8वां प्रश्न है साथियों। तो 8वें प्रश्न पे हम लोग आते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ कहा गया है। निम्नलिखित में से किस फसल से तेल तथा रेशा दोनों ही पर्याप्त होता है? देखिए, ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ये आप लोगों को तैयार करना चाहिए। निम्नलिखित में से किस फसल से तेल तथा रेशा दोनों ही पर्याप्त होता है, दोनों ही मात्रा प्राप्त होती है। तो पहला ऑप्शन है सनई, दूसरा है सरसों, तीसरा है जूट और चौथा है अलसी। तो आप सभी लोग जानते होंगे, जो गांव देहात के बच्चे होंगे उनको पता होगा कि अलसी से तेल और रेशा दोनों प्राप्त होता है। इसकी व्याख्या है, नीचे देखिए। भारत में प्रमुख तिलहनी फसलें सरसों, अलसी, सोयाबीन, मूंगफली। अब तिलहनी फसलों के बारे में ही पूछ लिया अगर, तो आपको जानना चाहिए तिलहनी फसलें कौन कौन सी हैं। सरसों है, अलसी है, सोयाबीन है, मूंगफली है। आगे लिखा है अलसी या तीसी ऐसी तिलहनी फसलें हैं जिससे प्रचुर मात्रा में तेल एवं रेशा दोनों प्राप्त होता है। सनई एवं जूट भी रेशेदार पौधे हैं, लेकिन इनसे तेल नहीं प्राप्त होता। समझ गए साथियों। अगले प्रश्न पे चलते हैं, 9वें पे। फसलों के निम्नलिखित में से कौन सा युग्म भारत में कुल दलहन उत्पादन का 75% उत्पादन करता है? तो इनमें ऑप्शन है चना मूंग, चना अरहर, अरहर एवं मूंग, मसूर एवं चना। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? 75% उत्पादन कौन से दलहनी फसल का होता है? चना का और अरहर का। आप सभी लोग जानते होंगे चना और अरहर ज़्यादा उत्पादन होता है भारत में। तो अगले प्रश्न, इसकी व्याख्या पढ़ लीजिए एक बार। भारत विश्व का सर्वाधिक दलहन उत्पादक एवं उपभोक्ता देश है। हमारे देश में दालों में रबी, खरीफ एवं जायद तीनों फसल चक्रों में उत्पादित की जाती हैं। 3 फसल चक्र होते हैं, रबी, खरीफ और जायद, और 3 के तीनों फसलों में दाल की उत्पादन की जाती है। भारत में कुल दलहन उत्पादन का 75% भाग चना और अरहर का उत्पादन होता है। इसके अतिरिक्त प्रमुख दालों में मटर है, मूंग है, उड़द है, लोबिया है, इन जैसे दाल हैं। फलीदार होने के कारण ये फसलें मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा में भी वृद्धि करती हैं। ये दलहनी जो फसलें हैं ये मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को प्रचुर बनाती हैं। आगे चलते हैं, ये भी करंट का ही प्रश्न है, छोटा है, पढ़ लीजिए एक बार। ब्रह्मोस मिसाइल को संयुक्त रूप से विकसित किया गया। ब्रह्मोस मिसाइल को, ये करंट का है, ये उस समय का है। ब्रह्मोस मिसाइल को भारत और रूस की मदद से विकसित किया गया था। खैर करंट का है, इसलिए इसको हम छोड़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए साथियों, हमने आपको साइंस में विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन बी सब कुछ बताया हुआ है। तो विटामिन ए, इसमें सही सुमेलित करना है, तीर का निशान लगाना है। तो विटामिन ए किस में पाया जाता है, विटामिन ई किस में पाया जाता है, विटामिन डी किस में पाया जाता है और विटामिन बी किस में पाया जाता है? तो विटामिन ए हमने बताया था आपको, दूध से बनी हुई वस्तुएं या दूध में या गाजर में। तो गाजर में विटामिन ए पाया जाता है, ये पहला, ये सही है। विटामिन ई जो है विटामिन ई हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है, जो इसमें है नहीं। ताड़ के तेल में विटामिन ई नहीं पाया जाता। ये कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो विटामिन ई जो है, विटामिन ई
ताड़ के तेल में पाया जाता है, बिल्कुल सही है ये। विटामिन डी यकृत तेल, कार्ड यकृत तेल, ये भी सही है। और विटामिन बी जो है दूध में पाया जाता है, मांस में पाया जाता है, सब्जी और दाल में पाया जाता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है। तो विटामिन डी इसमें सही हो जाएगा। पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं है, तो विटामिन डी आंसर हो गया इसका। ये आपका नीचे जो है दिया हुआ है, इसकी व्याख्या। विटामिन ए दूध, गाजर, मक्खन में पाया जाता है। विटामिन ई हरी पत्तियां, अंकुरित गेहूं और अंडा में पाया जाता है। विटामिन डी कार्ड यकृत तेल, मक्खन, मछली के तेल में पाया जाता है। और विटामिन बी6 दूध, ईस्ट, मांस, सब्जी, दाल आदि में पाया जाता है। वैसे हमने जब साइंस पढ़ाया है आपको विटामिन का चैप्टर, उसमें सारी चीज़ें लिखवाई हैं और आपसे कहा भी था हमने कि आप नोट्स बनाते चलिए। अगले पे चलते हैं साथियों। कीट भक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें अल्पता होती है। कीट भक्षी पौधे होते हैं वो जिस मृदा में उगते हैं पूछ रहा है उसमें किस चीज़ की अल्पता होती है। अल्पता मतलब कमी। तो जिस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है वहीं पर उगते हैं कीट भक्षी पौधे। क्यों? क्योंकि कीट भक्षी पौधे नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए उनके जो पत्ते हैं वो मुड़े हुए होते हैं और उनमें जब कीट बैठ जाते हैं तो उनके पत्ते जो मुड़े हुए होते हैं वो ढक्कन अपना बंद कर लेते हैं और कीट उसी में मर जाते हैं। तो ये जो कीट भक्षी पौधे होते हैं नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटों को अपने अंदर मार लेते हैं पत्तों से और उनसे नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। अगर नाइट्रोजन की कमी वहाँ होती तो ये नाइट्रोजन की कमी को मिट्टी से दूर करते, लेकिन उस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है, इसलिए ये कीट भक्षी कीट से अपना नाइट्रोजन लेते हैं। तो अगर ये प्रश्न आए कि कीट भक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उस मृदा में किस चीज़ की कमी होती है या अल्पता होती है, तो आप ये समझ जाइए कि वहाँ नाइट्रोजन की अल्पता होती है। इसलिए इसका जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या भी है। कीट भक्षी पौधे मांसाहारी पादप कहे जाते हैं। ये पौधे ऐसी भूमि पर उगते हैं जहाँ नाइट्रोजन का अभाव रहता है, नाइट्रोजन की कमी रहती है, अथवा ये पौधे भूमि से नाइट्रोजन प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं। इसलिए कीट भक्षी पौधे नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए कीटों का भक्षण करते हैं। मेघालय में पाए जाने वाला घटपर्डी एक कीट भक्षी पौधा है। घटपर्डी अगर नाम पूछ लेता तो आपको क्या लगाना था, घटपर्डी, क्योंकि घटपर्डी एक कीट भक्षी पौधा है। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैव अणु एक प्रकार का प्रोटीन है? पूछ रहा है कि निम्नलिखित जो विकल्प दिए गए हैं चारों, उनमें से कौन सा एक जैव अणु एक प्रकार का प्रोटीन है? तो ऑप्शन देख लेते हैं साथियों। ऑप्शन ए है ग्लाइकोजन, बी है स्टार्च, सी है कीरेटिन और डी है कोलेस्ट्रॉल। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? कीरेटिन जो है वो एक प्रोटीन है। देखिए लिखा हुआ है नीचे व्याख्या में कि कीरेटिन एक प्रोटीन है। यह एक साधारण प्रोटीन का प्रकार है जो बालों में पाया जाता है। बालों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कीरेटिन प्रोटीन। अब आप इतना समझ गए कि पूछ लिया जाए कि बालों में, मनुष्य के बालों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो कीरेटिन प्रोटीन, कीरेटिन प्रोटीन। इस तरह के प्रोटीन जलीय अपघटन के बाद केवल अमीनो अम्ल ही देते हैं। उदाहरण तौर पर ग्लोबुलिन अंडे में एल्ब्यूमिन एवं बालों की कीरेटिन साधारण प्रोटीन के प्रकार हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मैथ का सवाल है, मैथ का सवाल छोड़ के आगे चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न 15वां है, वो भी मैथ का ही है। अगले पेज पे चलते हैं। 16वां भी मैथ का ही है। निम्नलिखित 17वां सवाल देखिए साथियों। निम्नलिखित में से किसने भारत में हो रही मशीनरी गतिविधियों को आत्मघाती एवं शांति के लिए खतरा बताया? तो निम्नलिखित में से किसने भारत में हो रही मशीनरी गतिविधियों को आत्मघाती एवं शांति के लिए खतरा माना था? तो इसमें विलियम बेंटिंक ने खतरा माना था। व्याख्या इसकी देख लें साथियों। लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1828 से 1833 के बीच भारत का गवर्नर जनरल रहा।
भारत का गवर्नर जनरल रहा। इसके पूर्व वह मद्रास का गवर्नर भी रह चुका था। इसने भारत में हो रहे ईसाई मिशनरियों के क्रियाकलापों को आत्मघाती एवं शांति के लिए खतरा बताया। इसके समय की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं में सती प्रथा का अंत 1829 में इसी लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा का अंत किया। ठगी प्रथा का अंत किया 1830 में। तो अब यहाँ से आपके दो क्वेश्चन और तैयार हो गए कि 1829 में सती प्रथा का अंत किसने किया? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया। और 1830 में ठगी प्रथा का अंत किसने किया? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया 1830 में। नरबलि प्रथा की समाप्ति की इसने। पुराने रीति रिवाजों के अनुसार पुराने ज़माने में नरबलि की प्रथा थी, तो वो भी समाप्त कर दी इसने। इसके अतिरिक्त कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब की? 1935 में। कहाँ की? कलकत्ता में की। तो सरकारी सेवाओं में भेदभाव की समाप्ति तथा मंडलायुक्त पद का सृजन इत्यादि के इसके द्वारा ही किए गए। तो आप यहाँ से आपको 3-4 प्रश्न मिल गए साथियों। ये आधुनिक भारत का क्वेश्चन है जो मैं इस समय आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। तो आगे चलते हैं साथियों। भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थिति पर जांच पड़ताल करने के लिए 1902 में नियुक्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आप लोग विकल्प देखिए साथियों। विकल्प नंबर ए है बैथ्यून, बी है जेम्स थॉमसन, सी है डब्ल्यू हंटर और डी है थॉमस रेलिंग। तो आप सभी लोगों को पता होगा, जिन लोगों ने पढ़ा होगा, कि विश्वविद्यालय आयोग की जांच पड़ताल करने के लिए 1902 में एक कमेटी बनी थी और उसके अध्यक्ष थे थॉमस रेलिंग। इसकी व्याख्या नीचे दी गई है, देखिए पढ़िए। 1901 में कर्जन ने भारत के उच्चतर शिक्षा एवं विश्वविद्यालय अधिकारियों का एक सम्मेलन शिमला में बुलाया। शिमला में पारित प्रस्ताव शिमला प्रस्ताव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। शिमला में जो प्रस्ताव पारित हुआ वो शिमला प्रस्ताव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। शिमला प्रस्ताव की तारीख आलोचना से विवश होकर कर्जन ने 1902 में थॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालयी शिक्षा की जांच पड़ताल कर अपनी रिपोर्ट देना था। रैले कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर ही भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित हुआ। यहाँ से भी आपको 2-3 प्रश्न मिल गए। ठीक है, प्रश्न ये मिला कि 1901 में कर्जन ने भारत के उच्चतर शिक्षा एवं विश्वविद्यालय अधिकारियों का एक सम्मेलन शिमला में बुलाया, जिसे शिमला प्रस्ताव कहते हैं, और शिमला में प्रस्ताव पारित हुआ, जिसे शिमला प्रस्ताव कहते हैं। शिमला प्रस्ताव की तीखी आलोचना हुई थी उस समय। तो कर्जन ने विवश होकर 1902 में थॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? विश्वविद्यालयी शिक्षा की जाँच पड़ताल कर अपनी रिपोर्ट देना था। तो रैले कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर ही भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 आया। तो ये भी पूछा जा सकता है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर आया था? तो रैले कमीशन रिपोर्ट के आधार पर आया था। ठीक है साथियों। तो जब आप व्याख्या पढ़ते हैं तब आपको 2-3 प्रश्न और तैयार हो जाते हैं वहीं से संबंधित। 19वें पे चलते हैं। भारत में अंग्रेजों के शासनकाल में सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुए थे। तो कहाँ आयोजित हुए थे? दिल्ली में हुए थे कि बॉम्बे में हुए थे कि लंदन में हुए थे कि कलकत्ता में हुए थे? तो ये लंदन में हुए थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुए थे। ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सवाल है, और इस जो है सवाल को हम इस समय भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आपको पढ़ा रहे हैं और 1905 के बाद से पढ़ाएंगे, क्योंकि 1905 ही अभी हम पहुँचे हैं। 1885 से लेकर 1905 तक ही अभी चल रहा था। अब 1905 के बाद जब चलेगा। अच्छा, ये गोलमेज सम्मेलन तीनों कब हुए थे? 31, 32 और ये नीचे लिखा हुआ देखिए। साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया गया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 में हुआ। 30, 31 और 32 तीनों गोलमेज सम्मेलन 30, 31 और 32 में हुए थे। तो पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 12 नवंबर 1930। कब तक हुआ? 13 जनवरी 1931 तक।
द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक तथा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक हुआ। गांधी जी ने कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के रूप में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। पूछ लेता है कभी कभी सवाल में कि गांधी जी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, तो प्रथम एवं तृतीय गोलमेज सम्मेलनों का कांग्रेस द्वारा बहिष्कार किया गया था। पूछ लेगा प्रश्न कि कांग्रेस द्वारा किन गोलमेज सम्मेलनों का बहिष्कार किया गया था, तो प्रथम एवं तृतीय। आगे चलते हैं। दिल्ली दरबार आयोजित हुआ था। कब आयोजित हुआ था दिल्ली दरबार? तो दिल्ली दरबार कब आयोजित हुआ था? प्रथम विकल्प है 1913, दूसरा है 1912, तीसरा है 1911 और चौथा है 1910। तो 1911 में, नीचे व्याख्या भी पढ़ेंगे अभी आप, 1911 में दिल्ली दरबार आयोजित हुआ था। तो विकल्प सी, और इसके संबंध में व्याख्या है जो दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम एवं महारानी मेरी के भारत आगमन पर स्वागत के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। दिल्ली दरबार के अवसर पर ही 12 दिसंबर 1911 बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। तो 1911 को बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था और तथा दिल्ली का कलकत्ता की जगह नई राजधानी बनाने की घोषणा की गई। पहले राजधानी कहाँ थी? पहले राजधानी कलकत्ता थी। और इसी 1911 के जब भारत आगमन हुआ महारानी मेरी का और जॉर्ज पंचम का, तो उन्हीं के स्वागत में जो दिल्ली दरबार 1911 में आयोजित हुआ, उसी दिल्ली दरबार में ये घोषणा की गई कि अब कलकत्ता के जगह पर राजधानी दिल्ली रहेगी। तो अब यहाँ से भी आपके 2-3 प्रश्न तैयार होते हैं। पेपर दिखाना इसीलिए तो ज़रूरी है, पेपर हल किया करें आप लोग। फिर अगला प्रश्न देखिए, नीचे दिए हुए कूट से निम्नलिखित देशों की उत्तर से दक्षिण की अवस्थिति का सही क्रम बताइए। अब उत्तर से दक्षिण मतलब ये दिशा, उत्तर से दक्षिण यानी ऊपर से नीचे। अर्जेंटीना, मैक्सिको, स्पेन, मंगोलिया। इसमें साथियों आपको ये देखना है कि सबसे ऊपर कौन सा देश है, उसके नीचे फिर कौन सा देश है, फिर उसके नीचे कौन सा देश है। जब आप विश्व भूगोल के संबंध में जब विश्व मैप देखेंगे आप, तो वहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा। तो इसका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? इसका विकल्प 21वें का विकल्प डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखिए व्याख्या में, देखिए व्याख्या में दिए गए देशों का दक्षिण से उत्तर दक्षिण क्रम निम्नलिखित। देखिए मंगोलिया है, मंगोलिया के बाद फिर स्पेन है, स्पेन के बाद फिर मैक्सिको है, मैक्सिको के बाद फिर अर्जेंटीना है। घटता हुआ क्रम देखिए नीचे की तरफ 47 डिग्री 55 मिनट, 40 डिग्री 55 मिनट, 19 डिग्री 26 मिनट और फिर 34 डिग्री 36 मिनट। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वर्ष 2015-16 में फलों के उत्पादन में शीर्ष रहा? ये करंट का प्रश्न है साथियों। तो इस हिसाब से आपके करंट के कितने प्रश्न मिल चुके? इस हिसाब से आपके करंट के ये 6वां प्रश्न है करंट अफेयर्स का। 6 प्रश्न आ चुके करंट अफेयर्स के। तो आप खुद ही सोचिए कि करंट अफेयर्स के कितने प्रश्न आ सकते हैं। 6 से 7 प्रश्न करंट अफेयर्स के जरूर रहेंगे। अगला प्रश्न 23वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? वन्यजीव अभयारण्य दिया हुआ है एक तरफ और एक तरफ राज्य दिया हुआ है। तो देखिए बांदीपुर कर्नाटक में ही है, पाखल मध्य प्रदेश में नहीं है साथियों, इसीलिए ये काट के तेलंगाना लिखा हुआ है। पाखल तेलंगाना में है, शिकरी देवी हिमाचल प्रदेश में है, दची ग्राम जम्मू कश्मीर में है। तो इस तरह से आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी, क्योंकि बी सुमेलित नहीं है। इसकी व्याख्या देख लीजिए,
पाखल वन्यजीव अभयारण्य तेलंगाना राज्य में अवस्थित है। इस अभयारण्य में विभिन्न प्रकार के संकटापन्न जानवर हैं, जैसे बाघ, तेंदुआ, बिल्ली, रीछ, जंगली कुत्ते आदि, ये सब हैं। ठीक, तो आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? विकल्प नंबर बी, क्योंकि पाखल जो वन्यजीव अभयारण्य है वो तेलंगाना में है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है जनगणना। ये प्रश्न देखिए कितना बढ़िया। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में महिला साक्षरता दर का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो हमने आपको बताया था कि लक्षद्वीप केरल के पास है। देखिए ये मान लीजिए भारत है, नीचे वाला भारत है, तो इधर केरल है यहाँ पर। अब केरल के पास यही लक्षद्वीप है। अगर राज्यों में पूछता तो केरल हो जाता, और केंद्र शासित प्रदेश में पूछा है तो यहाँ लक्षद्वीप हो जाएगा, इसके पास ही है। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में अंतर्राज्य परिषद स्थापित की गई? अंतर्राज्य परिषद स्थापित की गई। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में अंतर्राज्य परिषद स्थापित की गई? तो पहला विकल्प है 1988, दूसरा है 1990, तीसरा 1992 और चौथा 1994। तो इन चारों विकल्पों में से साथियों विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अंतर्राज्य परिषद स्थापित की गई थी कब? 1990 में। नीचे देखिए व्याख्या दी गई है। अनुच्छेद 263 राज्यों के मध्य समन्वय के लिए अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 263 राज्यों के मध्य समन्वय के लिए अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की व्यवस्था करता है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन सरकारिया आयोग की अनुशंसा पर, देखिए 2-3 क्वेश्चन यहाँ तैयार हो गए। सरकारिया आयोग की अनुशंसा पर 1990 में किया गया था अंतर्राज्यीय परिषद का गठन। 26वें पे चलते हैं साथियों। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया? तो ऑप्शन नंबर ए है 71वां, बी है 72वां, सी है 73वां और डी है 74वां। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि पंचायतों के लिए 73वां होता है, 73वां। ठीक है साथियों, तो व्याख्या भी देख लीजिए। भारत में 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति एवं सुरक्षा प्रदान की गई। इस उद्देश्य के लिए संशोधन में नया भाग 9 जोड़ा गया, जिसे पंचायत नाम दिया गया, और नई 11वीं सूची में पंचायत की 29 कार्यात्मक मदें जोड़ी गईं। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की संस्तुति LM सिंघवी कमेटी द्वारा की गई। तो अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत भारतीय संविधान में बाद में जोड़ा गया? नीति निदेशक सिद्धांतों में कौन सा बाद में जोड़ा गया था? पहला तो ग्राम पंचायतों का गठन, दूसरा मुफ्त कानूनी सहायता, तीसरा समान नागरिक संहिता और डी समान नागरिक संहिता। दोनों एक ही दिया हुआ है, तो इसमें बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे बाद में ये जोड़ा गया है, मुफ्त कानूनी सहायता सबसे बाद में जोड़ा गया है। इसकी व्याख्या देख लीजिए। नीति निदेशक सिद्धांतों में समान एवं मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 39 का में प्रदान किया गया। ठीक है साथियों, अगले पे चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई? ये सब महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हम इसीलिए दिखा रहे हैं आप लोगों को कि आप लोग देखें और हल करें। तो 28वां है भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई? तो विकल्प नंबर 1 है 26 जनवरी 1950, बी है 15 मार्च 1950, सी है 6 अगस्त 1951, डी है 6 अगस्त 1952। तो इसमें विकल्प नंबर बिल्कुल सही है, डी बिल्कुल सही है, क्योंकि 6 अगस्त 1952 को ही जो है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। व्याख्या दिया गया है इसमें नीचे। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 में किया गया। इस परिषद का प्रमुख कार्य राष्ट्रीय योजना को बनाने के लिए दिशा निर्देश निर्धारित करना तथा उनका अनुमोदन करना है। 29वें पे चलते हैं। भारत में 50 पैसे का सिक्का किस सीमा तक भुगतान के लिए विधिक रूप से मान्य है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 10 रुपये तक। 50 पैसे का सिक्का आप 10 रुपये के ऊपर नहीं दे सकते। ठीक है, इसका विकल्प है वही चीज़ विकल्प में लिखा हुआ है। 30वें पे चलते हैं साथियों।
30वां सवाल है, उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा कानून किस समय से लागू किया गया? उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा कानून किस समय से लागू किया गया? उत्तर प्रदेश स्पेशल से भी प्रश्न आता है 3-4। उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा कानून किस समय से लागू किया गया? तो इन चारों विकल्पों में आपको चुनना है। तो विकल्प नंबर 1 जो है, खाद्य सुरक्षा कानून 1 मार्च 2016 से लागू किया गया। 1 मार्च 2016 से। तो विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। विकल्प नंबर 1 मार्च 2016। व्याख्या है, उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा कानून 1 मार्च 2016 को पारित हुआ। इस कार्यक्रम के तहत 40.94 लाख अंत्योदय परिवार अर्थात लगभग 1.64 करोड़ आबादी को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। खाद्य सुरक्षा से आच्छादित लाभार्थियों को 5 किलो खाद्यान्न, जिसमें 3 किलो गेहूँ 3 रुपये की प्रति दर से तथा 2 किलो चावल 3 रुपये की दर से वितरित करने का प्रावधान है। तो आपका ये 30 सवाल पूरा हो गया साथियों। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हो वो सब्सक्राइब कर लें, और जो नए सदस्य हैं वो हमारे प्लेलिस्ट में जा करके सारा वीडियो देखें और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।